हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिक गुरु पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हैं हम लोग मिशन 95% प्लस मार्क्स के 6th लेक्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्लास 12th का 2nd चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये सारा कुछ काफ़ी अच्छे से डिटेल में फैक्ट्स के साथ, उसके फैक्टर्स इफेक्टिंग वाले प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कर चुके थे। क्लियर है? अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद आप इसे ज्वाइन करें। और अगर आपको सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ना है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग आज हेनरी लॉ भी पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आज जो बच्चों हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। solubility of gas in liquid। ठीक है, solubility of gas in liquid। आज हम लोग गैस को लिक्विड में डिजोल्व कराने के बारे में डिस्कस करेंगे कि गैस को हम लोग लिक्विड में कैसे डिजोल्व करवा सकते हैं। देखो, वैसे लास्ट क्लास हम लोग एक बात समझे थे कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करवाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? जब हम गैसेस लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कराते हैं तो बच्चों उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? बस उस पर किसका इफेक्ट होता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट का। अगर पोलर लिक्विड होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर लिक्विड होगा तो नॉन पोलर लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। कुछ वैसा ही डिस्कशन हमको यहां भी करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर। हम लोग डायरेक्ट इसमें भी फैक्टर्स पर आएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर अपना इफेक्ट पहुंचाएगा। क्लियर है? तो देखो, उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होगा वो फर्स्ट फैक्टर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट टेम्परेचर। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्या लगता है आपको? बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। बच्चों, सिंपल सी बात है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप कैसा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हो? बोलो सर, नाम ही है कोल्ड ड्रिंक तो सर कोल्ड ही पिएंगे, ठंडा ही पिएंगे। क्लियर है ना? तो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उस कोल्ड ड्रिंक में आप एकदम ठंडा वाला जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको थोड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है सर? तो इसलिए मजा आता है क्योंकि गला में लगता है। गला में क्यों लगता है सर? तो गला में इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होता है। आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक के बोतल को सील करने से पहले उसमें काफी हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को डाल के तब उसको सील किया जाता है। और जब टेम्परेचर लो होता है ना, तो लो टेम्परेचर पर लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी हाई होता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। लो टेम्परेचर पर लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी हाई होता है। क्लियर है? यही कारण है कि जब ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, बिल्कुल चिल्ड वाला, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो अच्छा खासा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी बढ़िया से होता है। तो जब पीते हैं तो गला में लगता है। गर्म वाला पीजिएगा, मजा नहीं आएगा, गला में लगेगा ही नहीं। कारण क्या है? CO2 का सॉल्युबिलिटी अच्छे से उसमें है ही नहीं। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी कम हो गया। समझ गए? जब कभी आप किसी कंटेनर में पानी लेकर के और उसको जब चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो देखते हैं आपको सबसे पहले उसमें क्या ऑब्जर्व होता है? वेपर बनने के भी पहले आपको उसमें क्या ऑब्जर्व होता है? कभी आप ऑब्जर्व किए कि उसमें से ऐसा लगता है सर कि कुछ बबल्स रिलीज हो रहा, बबल्स बन रहा है। और वो बबल्स कहां से कहां आ रहा? तो वो बबल्स जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे ये कंटेनर है हमारा, ये कंटेनर है, तो नीचे हम उसमें हीट दे रहे हैं तो बबल्स जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आ रहा है। तो सर वो बबल्स एक्चुअल में है क्या? तो बाबू, वो बबल्स वही है जो गैस उस लिक्विड में डिजॉल्व है।
जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और जब गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो वो एक दूसरे से कोलाइड किए, और जब वो कोलाइड किए तो बबल्स का फॉर्मेशन हो गया, और बबल्स के फॉर्म में वो वहां से एस्केप कर गए। समझ गए बात को? तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब हम सिंपल इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, वैसे लिखवाने का हमको जरूरत नहीं है, आप चाहें तो स्टेटमेंट अपने भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट वही बात है कि हम ये एक परफेक्ट थ्योरी कोर्स लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम सारा कुछ आपको लिखवाते भी चलेंगे तो थोड़ा आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है? देखो, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द solubility of गैस इन लिक्विड क्या होगा? डिक्रीजेस। क्लियर है? और क्यों डिक्रीज करेगा? तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ gases due to which they collide to form bubbles and separated out from liquid। चलेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस हैं वो कोलाइड करके, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो कोलाइड करके और किसका फॉर्मेशन कर देंगे? बबल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, और फिर वो लिक्विड से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये सिंपल सा फैक्टर है। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग लेकर चलेंगे वो नेक्स्ट हमारा फैक्टर होगा प्रेशर का। जरा हम लोग ये समझें कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, क्या लगता है आपको? प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? चलो कुछ प्रेडिक्शन लगाते रहो, अच्छा लगता है पढ़ने में। क्या मन ही मन सोचोगे, जो हम बताएंगे वो तुम्हारे सोचने से मैच करेगा तो तुमको खुशी होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तुम्हारे अंदर पढ़ाई का। क्लियर है? और बच्चों पढ़ते समय कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है, समझे क्या? देखो, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो डिक्रीज हुआ, बट जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। कैसे सर? देखो सिंपल है। सपोज दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है और बच्चों इस कंटेनर में लिक्विड है। इस कंटेनर में सपोज दैट कि हम लिक्विड भर दिए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो खाली जगह है यहां पर गैस है, खाली नहीं है, यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल्स है। चलेगा? अब हम क्या करते हैं कि हम इस पिस्टन के ऊपर यहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं P। ठीक है, हम जैसे ही प्रेशर P एक्सर्ट करेंगे क्या होगा? इस पिस्टन को हम प्रेस करके और ले आते हैं इस लिक्विड के लेवल में। पिस्टन को हम प्रेस करके इस लिक्विड के लेवल में ले आते हैं। जब हम इस पिस्टन को इस लिक्विड के लेवल में ले आएंगे तो एक बात बताओ कि बाबू जो गैसियस मॉलिक्यूल था, जो यहां गैसियस मॉलिक्यूल था सरफेस के ऊपर, वो गैसियस मॉलिक्यूल कहां गया? तो सर वो गैसियस मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर गया। और क्या? क्लियर है ना? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर गया। फिर अगर वापस हम उस पिस्टन को वहीं पर ले जाएं जिस हाइट पर वो था,
तो जो गैसियस मॉलिक्यूल था वो वापस सरफेस के ऊपर चला जाएगा। मतलब ये कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, और जब हम प्रेशर घटा रहे हैं तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी भी घट रहा है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम प्रेशर के इफेक्ट को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to partial pressure of gas। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर पार्शियल प्रेशर मतलब जानते होंगे, वैसे तो फिर भी बता दे रहे हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब जो गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है। मतलब मान लो कोई दो गैस है ए एंड बी, तो जितना ए प्रेशर लगाएगा वो ए का पार्शियल प्रेशर होगा, बी जो प्रेशर लगाएगा वो बी का पार्शियल प्रेशर होगा। तो जो गैस जितना प्रेशर से इसमें जाएगा उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब ये कि हम बोल सकते हैं कि डेट इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, या फिर हम बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू के पी। ठीक है, यहां पर के क्या है, तो के यहां पर कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, चलेगा। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर पहले इसको हेनरी कांस्टेंट भी कहा जाता था, अभी भी बहुत सारे बुक्स में कहा जाता है, बट प्रेजेंटली जो आपको हेनरी लॉ पढ़ना है वो इस तरीके से नहीं पढ़ना है, वो मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में पढ़ना है, जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हाँ एक बात आप समझ सकते हैं कि अगर सपोज डैट हम आपसे ये बोलते हैं कि ये एस का वैल्यू क्या होगा, ये एस आखिर क्या होगा, कौन सा क्वांटिटी होगा एस, तो देखो सिंपल सी बात है, गैस जो होता है बाबू वो वेटलेस नहीं होता है, गैस का कुछ वेट होता है, मास होता है अपना। ठीक है, तो जब हम इसमें डिजोल्व करवाएंगे तो गैस डिजोल्व होगा, हमको पता करना है कि कितना गैस डिजोल्व हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसका मास निकाल लेंगे, किसका, जो गैस डिजोल्व हुआ है उसका, और क्या पता चल जाएगा कितना ग्राम गैस डिजोल्व हुआ है। जैसे लास्ट क्लास हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ाए थे, तो हम क्या बताए थे कि 100 ml सॉल्वेंट में मैक्सिमम 36.5 ग्राम NaCl को डिजोल्व करवा सकते हैं। ध्यान में आ रहा ना, ठीक है, नहीं तो पढ़ लेना पिछला लेक्चर अच्छे से एक बार। तो 100 ml सॉल्वेंट में हम 36.5 ग्राम NaCl डिजोल्व करवा सकते हैं। तो वो NaCl का हम क्या मेजर किए, मास मेजर किए, तो पता चला उसका इतना सॉल्युबिलिटी है। तो गैस का भी तो मास होता है, तो हम गैस का मास मेजर कर लेंगे कि कितना मास ऑफ गैस उसमें डिजोल्व हुआ है। समझे बात को, मतलब ये सपोज दैट कि इफ कंसीडर कर लेते हैं हम कि m मास ऑफ गैस dissolves in liquid by exerting pressure P। सपोज दैट कि m मास ऑफ गैस लिक्विड में डिजोल्व हो गया, कब, जब हम प्रेशर P लगाएं तब। देन हम यहां S इज इक्वल टू के पी की जगह क्या बोल सकते हैं, M इज इक्वल टू के पी, क्योंकि भाई सॉल्युबिलिटी किसका मेजर करेंगे, किस टर्म में मेजर करेंगे सॉल्युबिलिटी, तो जिसका भी मेजर करेंगे उसको मास के टर्म में मेजर करेंगे सर, और क्या, क्लियर है। पता तो चले कि कितना ग्राम गैस उसमें डिजोल्व हुआ है, जितना ज्यादा गैस डिजोल्व हुआ होगा उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगा। समझ गए बात को, तो ये प्रेशर का इफेक्ट है। आपको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में डाल सकते हैं, क्लियर है ना। आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी आपका बढ़ता जाएगा। थोड़ा हम रफली लिखें, आप समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट। बट प्रेशर के इफेक्ट से रिलेटेड आपको एक लॉ पढ़ना है, जिस लॉ को कहा जाता है बच्चों हेनरी लॉ। ठीक है, चलो जरा देखते हैं हेनरी लॉ क्या होता है। नोट कर लिए होंगे इसको।
देखो हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के बारे में कहा जाता है कि ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन है। मतलब सर, मतलब सिंपल है, हम बोल सकते हैं इट इज रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the partial pressure of gas is directly proportional to the partial pressure of gas is directly proportional to its corresponding mole fraction, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? देखो हम परफेक्ट थ्योरी लिखते चल रहे हैं, इससे एक लाइन ज्यादा का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, खूब बढ़िया थ्योरी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये चल रहा है। और जेई नीट का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, मेरे साथ साथ चलना है आपको। और ऑर्गेनिक गुरु चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हम डीपीपी वगैरह दे रहे हैं उसको साथ में बनाते चलना है। क्लियर है? सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तो हम क्या बोल रहे हैं, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन। मतलब सपोज दैट क्या बोला जा रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब चलो कुछ कंसीडर कर लें। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लें of component A and B. Suppose that कि PA and PB be the partial pressure and या कॉमा डाल दो अच्छा लगेगा, XA and XB be the mole fraction of A and B respectively। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है A और B। A का पार्शियल प्रेशर PA है, B का पार्शियल प्रेशर PB है, A का मोल फ्रैक्शन XA है और B का मोल फ्रैक्शन XB है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, हेनरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम क्या बोल रहे हैं, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा कि जो पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। सिमिलरली PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। समझ गए बात को? जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो PA इक्वल टू हमको मिलता है KH XA और PB इज इक्वल टू हमको मिल जाता है KH XB। चलेगा? ये हमको मिलता है हेनरी लॉ का फॉर्मूला। अब सर ये KH क्या है, तो KH को बाबू यहां कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, और ध्यान में रखना इसका नेचर कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। बच्चों ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है,
ये इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर और टेम्परेचर पर। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए इसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। क्लियर है, समझ गए बात को? तो ये हमारे पास केस है, ये हो गया आपका हेनरी लॉ। अगर आपको ग्राफ वगैरह से दिखाना है तो सिंपली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा इसका भी, ठीक है। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ का मेन रोल इसके बाद जब हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ आता है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे डिटेल में। हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना है, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ना है इस लॉ का, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। हो गया? आगे बढ़ा जाए, हो गया हो तो। और बच्चों हम क्लास 11 का ऑर्गेनिक भी शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा तुम लोग का रिस्पॉन्स मिलना ज़रूरी है। रिस्पॉन्स कैसा ज़रूरी है सर? तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ज़रूरी है कि आप थोड़ा मेरे चैनल को शेयर कीजिए भाई, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। क्योंकि आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में और कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस यही मांग रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पढ़ाई से अपना बेनिफिट कर सके, अपना फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भविष्य बन जाए, बस और क्या चाहिए। बाकी जो स्वार्थ छिपा होता है वो तो आपसे भी नहीं छिपा है, आप भी जानते हो, क्लियर है। लेकिन फिर भी यही बोलेंगे आपसे, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और ऑर्गेनिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप रिप्लाई करेंगे कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए हम लाइव क्लास के थ्रू सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए। और अगर हम लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड भी जा सकता है, अभी फिक्स डिसाइड नहीं हुआ है, बट अगर लाइव क्लास के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक, तो हम कौन से टाइम में करें आप बताएंगे, मॉर्निंग में या इवनिंग में। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक अर्ली मॉर्निंग है और एक इवनिंग में 5 बजे के बाद। तो आप हमको बताएंगे, आपको 2 ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। The solubility of H2S in water at HTP is 0.95 m, ठीक है। Calculate Henry law constant for H2S in water, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट HTP इज 0.95 m। क्लियर है? ये 0.195 कर दें, ये डायरेक्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाएगा। 0.195 m। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S इन वाटर। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है? बोलो सर कुछ नहीं, हमको केएच निकालना है। और क्या? ठीक है, तो आपको केएच कैलकुलेट करना है। क्लियर है? और केएच जो आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपके सामने सिंपल है। फॉर्मूला आपके सामने लगेगा PH2S इज इक्वल टू KH इंटू XH2S। तो आपको क्या क्या चाहिए? तो सर हमको P चाहिए और हमको X चाहिए, तब ना हम KH कैलकुलेट करेंगे। तो देखो P तो तुमको दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है सर? आप भी गजब बोलते हैं, दिया हुआ नहीं है। देखो HTP
STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना। देखो हम छोटा छोटा बात भी डिटेल में बताते चल रहे हैं। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है इसका मतलब बाबू। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273 केल्विन, और प्रेशर 1 बार या 1 atm, ठीक है। तो आप भी ले सकते हैं, समझ गए बात को। तो हमको T का काम नहीं है, P का काम है। तो प्रेशर तो मिल गया आपको, अब क्या चाहिए सर? X चाहिए। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है? तो हमको सॉलिबिलिटी दिया है H2S का वाटर में 0.195 m, ठीक है। आपको क्या गिवन है? तो आपको गिवन है solubility of H2S in water is 0.195 m। अब बाबू इस 0.195 m से तुम क्या समझते हो? ठीक है, स्मॉल m क्या होता है बोलो? आज हम थोड़ा सीरियसली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीच में हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तो बोर नहीं ना हो रहे हो, ठीक है। ऐसे अगर ज़्यादा बोर हो गए तो बता देना, अगले लेक्चर से थोड़ा सा और मूड बना के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर तुमको 0.195 m दिया हुआ है। तो 0.195 m, स्मॉल m क्या होता है? मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी, चलेगा। दैट मीन्स ये कि तुमको क्या दिया हुआ है, तो बाबू इसका मतलब हुआ ये 0.19, ये 1 का है, छूट जाता है बार बार यार, हट। 0.195 m का मतलब हुआ, क्या हो गया इसका मतलब? 0.195 मोल पर केजी, क्योंकि m मोलैलिटी, मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, क्लियर है। तो 0.195 मोल पर केजी मतलब क्या? किसके पर केजी में? तो बाबू इसका मतलब हो गया कि 0.195 मोल H2S, क्योंकि ये H2S का सॉलिबिलिटी है, इन पर केजी। तो इन पर केजी क्या? तो भाई इन पर केजी वाटर। समझे बात को? क्लियर हुआ? तो तुमको दे दिया गया 0.195 m। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 0.195 m मतलब 0.195 मोल पर केजी। तो 0.195 मोल पर केजी का मतलब क्या? किसके पर केजी में 0.195 मोल? तो वाटर के पर केजी में 0.195 मोल। किसका 195 मोल? तो भाई H2S का। तो 0.195 मोल H2S इन पर केजी वाटर। पर केजी का मतलब क्या? इन एवरी 1 kg वाटर, समझे? तो बाबू तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है, x चाहिए ना इसके लिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या होगा? तो सर Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो तुमको गिवन है कितना? 0.195 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तुमको गिवन है 0.195 मोल। तो तुमको एक्स्ट्रा क्या चाहिए? तो सर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो निकाल लो, गिवन मास पर केजी मतलब 1000 ग्राम बाय मोलर मास 18, ये आ जाएगा तुम्हारा 55.55। डिवाइड मार के देख लेना, पहले भी कई बार हम लोग किए हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग को पता है। तो बाबू तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि 0.195 बाई 0.195 प्लस 55.55। क्लियर हुआ? मतलब ये वैल्यू हमारा आ गया सर 0.195 डिवाइडेड बाई, जरा इसको सम कर दें हम 195 को, तो ये हो गया हमारा 5, 9 5 14 का हो गया 4, 5 1 6, तो 55.645। इस पॉइंट को तुम हटा भी सकते हो, तो तुमको डायरेक्ट मिल गया 195 बाई 55645। चलेगा? अब देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S।
अब बाबू ये निकालना और ये गिवन है, क्या समझे बात को? तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S होगा। अब पार्शियल प्रेशर 1 बार गिवन है और मोल फ्रैक्शन ये देखो सामने पड़ा हुआ है 195 बाई 55645। ठीक है, चलेगा। मतलब ये कि ये ऊपर नीचे होके तुम्हारा बचेगा 55645 डिवाइडेड बाई 195। अब बाबू इसको तुम डिवाइड मार लेना, ठीक है। तुम्हारा आंसर जो आएगा वो हमको लगता है 280 के लगभग में कुछ आंसर आता है। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा शानदार टाइप का क्वेश्चन है। वो तो तुम देख ही रहे हो, ये शानदार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, कमेंट में बता देना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे अनुसार इसका 285 286 यही कुछ आंसर इसका आना चाहिए, समझे बात को? यही कुछ आंसर आएगा, एक बार देख लेना, क्योंकि बाकी सब तो ठीक ही है। सेवन हो जाएगा, ठीक है। लगा कुछ मिस्टेक था, कोई बात नहीं, चलो हो गया, क्लियर है, समझ गए। नोट कीजिए इसको, आंसर लाइए, कमेंट में करके आंसर बताइए और आप लोग आंसर हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर सही होगा तो उसमें मेरा पर्सनली रिप्लाई जाएगा, समझ गए बात को। गलत होगा तो भी जाएगा कि बाबू फिर से बना, क्या गलत बनाया, ठीक है। लेकिन सही होगा तब तो जी भी करेगा। लिखो, चलो हो गया, मिटा दें। और बच्चों इससे रिलेटेड अगर तुमको क्वेश्चन बनाना हो, खूब क्वेश्चन बनाना हो, तो हम पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं सर? वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो PDF मिलता है उससे क्वेश्चन बनाया करो। चलो जरा एप्लीकेशन देख लिया जाए हेनरी लॉ का, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। पहला एप्लीकेशन क्या सर? चलो पहला एप्लीकेशन ले लेते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक के बोतल वाला, ठीक है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन मतलब क्या? मतलब ये कि कहाँ कहाँ प्रेशर बढ़ने पे लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। चाहे नेचुरली होता हो या हम करवाते हैं, वो हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन होगा। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक के बोतल की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में काफ़ी हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सर्ट किया जाता है और तब जाकर उसमें कोल्ड ड्रिंक भरा जाता है। देखो कोल्ड ड्रिंक का बात करते करते हमको थोड़ा प्यास लग गया, मन कर गया पानी पीने का, थोड़ा पी लें, साइड हट कर पीते हैं ना। तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है वो हाई प्रेशर से उसमें डाल के भरा जाता है, इसलिए हाई प्रेशर से डाला जाता है ताकि उसमें सॉल्युबिलिटी CO2 का हाई हो सके, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है बाबू, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है आप जानते हैं कि जब आप हाइट पर जाइएगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। प्रेशर कम होने के कारण जब प्रेशर ऊपर, अब हाइट पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण हमारे ब्लड में O2 का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में O2 का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म डिजीज हो जाता है, जिस शॉर्ट टर्म डिजीज को कहा जाता है एनॉक्सिया। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में थोड़ा वोमिटिंग टेंडेंसी वगैरह होने लगता है, ठीक है, अकबकाहट महसूस होता है, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद सब ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा सर? क्योंकि फिर हमारा बॉडी वहाँ के अकॉर्डिंग फैटिग्ड हो जाएगा, वहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाएगा।
मतलब वहाँ अब हाइट पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ भी तो आदमी रह रहा, तो क्या वहाँ का आदमी को हमेशा एनोक्सिया हुआ रहता है, हमेशा अकबकाया रहता है या वोमिटिंग करता रहता है? ऐसा नहीं ना है, जो जहाँ है वहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाता है। तो एक शॉर्ट टर्म डिजीज है एनोक्सिया। बट ये होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम हाइट पर गए, प्रेशर कम हुआ, तो हमारे ब्लड में O2 का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। समझे? तो प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो गया, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। यहां भी हेनरी लॉ फॉलो हो रहा, चलेगा। तीसरा एप्लीकेशन है, जब स्कूबा डाइवर्स गोताखोर जाते हैं कहां? डीप सी वाटर में। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स जब डीप सी वाटर में कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हो कि उसके कंधे पर एक सिलेंडर बंधा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन है, बट एक्चुअल में उस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन तो है ही, बट ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन है और हीलियम है। अलग अलग कंपोजिशन में नाइट्रोजन और हीलियम भी उसमें रखा गया है। अब उसका कंपोजिशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, होता क्या है कि जब डीप सी में जाते हैं, जब नीचे जाते हैं, ऊपर जाने पर प्रेशर कम हुआ था, जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड में O2 का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ब्लड में जब O2 का लेवल बढ़ेगा तो वहां भी एक डिजीज होता है जिसको बेंट कहा जाता है। बेंट, BENT, बेंट। बेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा मुड़ा हुआ, बट वो नहीं, बेंट कहा जाता है। बेंट का मतलब ऐंठन। ठीक है, उसको ऐंठन होने लगेगा। ब्लड में जब O2 का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वेसल में बबल्स क्रिएट हो जाएगा, पेन होने लगेगा। तो बेचारा स्कूबा डाइवर्स जो उतना नीचे कुछ सर्च करने जा रहा है जरूरी काम से, ऊपर कैसे आएगा? फिर उसका हाथ पैर ठाने लगेगा। तो इसलिए वो नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर भी लेके जाता है ऑक्सीजन के साथ। वो नाइट्रोजन और हीलियम बबल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो गया, साथ में नाइट्रोजन और हीलियम भी गया, जो बबल्स को क्या किया? खलास, डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ गए बात को? तो ये केस है हमारे पास। जब स्कूबा डाइवर्स जाता है तो इसीलिए वो पीठ पे अपना सिलेंडर लेके जाता है। ठीक है, सुने होंगे, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना विश्वास इसी हैरानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर है? ये आपको भी अपने मन में रख के चलना है। चलो, ज़्यादा लंबा पोएम बोलेंगे तो पता है वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं बोलेंगे अभी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा, ठीक है, वही क्या? द बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक is filled by CO2 gas at very high pressure so that more quantity of CO2 can dissolve in लिक्विड। क्लियर है? थोड़ा एसी का टेम्परेचर बढ़ाने दो भाई, ठंडा लगने लगा। चलेगा? देखो, सेकंड नंबर क्या बात की हम लोग? कौन सा? हाई एल्टीट्यूड वाला। At high altitude, the partial pressure of O2 in blood decreases, which causes a short-term disease, एनोक्सिया।
ठीक है, एनोक्सिया काउज करता है। एनोक्सिया में क्या होता है, थोड़ा लॉस ऑफ एपेटाइट और वोमिटिंग जैसा होता है। आप साइड में कहीं लिख सकते हैं, आपको इसके लक्षण लिखने हैं तो सिम्टम्स अगर लिखने हैं तो आप साइड में कहीं लिख सकते हैं। थर्ड, when scuba divers goes in a deep sea, they carry a cylinder of mixture of gases to prevent from dent. Which causes due to increase in partial pressure of O2 in blood. ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ने के कारण जो डिजीज होता है उसको बेंट कहते हैं। इस कारण जो स्कूबा डाइवर्स है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस का सिलेंडर लेकर जाता है। वो कंपोजिशन आप लिख लेना, यही नीचे लिख दें। दे कैरी 11.7%। इसमें क्या होता है, हीलियम होता है। यहां दिख रहा ना, ज्यादा नीचे नहीं ना हो गया, ऊपर लिख दे क्या, उधर लिख देते हैं। 11.7% हीलियम, हम फिर से यहां लिख देते हैं। दे कैरी 11.7% हीलियम, 32.1% नाइट्रोजन एंड 56 पॉइंट तुम्हारा बच गया 2% ऑक्सीजन। ठीक है, जो हीलियम और नाइट्रोजन है ये एक्चुअल में क्या करता है बाबू, तो ये डिस्ट्रॉय बबल्स। ठीक है, ये बबल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। चलेगा, तो एक परफेक्ट थ्योरी आपको हम प्रोवाइड करा दिए एप्लीकेशन के लिए भी। और बच्चों इसी के साथ हेनरी लॉ खत्म हो गया। ठीक है, हेनरी लॉ इंड हो गया और सॉल्युबिलिटी का टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अब आपका काम बचा कि आप क्या करें, थोड़ा हम इधर खड़ा हो जाए ताकि वो, पता है तुम लोग मानेगा नहीं, लिख ही रहा होगा इसलिए साइड में खड़ा होकर बोले। अब आपका काम ये बचा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करें और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। क्लियर है? तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसलिए इतना ही रखेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ऑलमोस्ट 45 मिनट का लेक्चर हुआ है। आपको लिखते पढ़ते 1 आवर प्लस चला जाएगा। तो आप इसको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बच्चे हमसे इंस्टा पर भी जुड़ते हैं, मैसेज करते हैं तो पर्सनली हम उनका मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अगर आपके मैसेज का रिप्लाई ना कर पाए हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मैसेज का रिप्लाई कर दें। जो डाउट हो, डाउट तो हम क्लियर कर ही देते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे इधर उधर का बात करने लगते हैं तो कितना रिप्लाई करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे बात करना भी अच्छा लगता है। चलो, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।